हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास 9th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग अपवाह के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग नदी, उसके सहायक नदी और फिर बाकी के जो भी नदी से बनने वाले जो डेल्टाएं हैं, उन सारे चीज़ों को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगर हम लोग अपवाह की बात करें तो अपवाह का मतलब होता है बहाव। अगर अपवाह शब्द जो है वो एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है कि उस क्षेत्र में जो नदी की तंत्र है वो किस तरीके से नदियां बहती हैं, उसके क्या आकार और आकृतियां हैं। ये सारे चीजों को हम लोग नदियों के अपवाह में पढ़ते हैं। बाकी अगर हम लोग देखें नदी के अपवाह तंत्र के बारे में, तो एक नदी का तंत्र जिस क्षेत्र द्वारा प्रवाहित होता है उसे हम लोग अपवाह द्रोणी के नाम से जानते हैं। ये बाकी चीजें क्लियर है यहाँ पे कि एक नदी तंत्र जिस क्षेत्र से जल प्रवाहित होता है, एक नदी का तंत्र होगा जिस क्षेत्र से जल प्रवाहित होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपवाह द्रोणी बोलेंगे। अगर सपोज दैट कोई ये क्षेत्र है, यहाँ से पानियां निकल रहे हैं, नदी की जल जा रही है, तो ये इसका अपवाह तंत्र कहलाएगा, अपवाह द्रोणी कहलाएगा। यहाँ तक की बातें क्लियर है, बेसिक बातें हैं, द्रोणी के बारे में हम लोगों ने जाना। अगर हम लोग देखें तो जल का जो विभाजक होता है वो अक्सर भारत में भौतिक रूप से आपको दिखाई देगा। जैसे अगर ये गंगा है और ये कुछ आपको ब्रह्मपुत्र नदी है, तो बीच का जो एरिया होगा या तो वो पठार के रूप में होगा, या तो वो पर्वत के रूप में होगा, या फिर बहुत बड़े स्थलाकृति के रूप में होगा। तभी ये एक दूसरे के रूप में विभाजक का काम करती है। और ये जो पोर्शन होता है, बीच का जो उठा वाला भाग है, इसी को हम लोग जल विभाजक के रूप में जानते हैं। ये बहुत बेसिक बातें हैं, आपको यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर हम लोग देखें तो विश्व की सबसे बड़ी जो अपवाह द्रोणी है वो अमेजन की द्रोणी है। ठीक है, तो इसको आप प्रीलिम्स फैक्टर में जोड़ लीजिएगा, या प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि कुछ चीजें अगर आप कमेंट करके हमें आंसर देते हैं तो इससे आपकी होती क्या है कि आप इससे जुड़े हुए रहते हैं, और ये जुड़ाव आपको कहीं और जगह लेकर के जाती है, जिसको हम लोग सक्सेस बोलते हैं। अगर और हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करें तो भारत के अपवाह तंत्र को जो है मुख्यतः भौगोलिक आकृति के द्वारा ही होता है। आपको अगर देखिएगा तो अपवाह तंत्र, क्योंकि जो भी नदियां आपको देखी जाएगी, जो भी नदियां मिलेगी आपको, वो कहीं ना कहीं जो है वो पहाड़ों से जुड़ी हुई होती है, हिमानियों के पिघलने से आती है, या फिर जो है वो धरातलीय जो होती है, प्रायद्वीपीय नदियां होती है, उसकी एक अलग खासियत होती है। तो भारत के अपवाह तंत्र का जो नियंत्रण होता है वो मुख्यतः भौगोलिक आकृति के द्वारा ही होता है। और जो नदियों का विभाजन किया गया हुआ है, इसको दो नदी में बांटा गया हुआ है भौतिक रूप से। अगर देखें तो इसको हम लोग हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय नदी के रूप में बांटते हैं हम लोग। और ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है हम लोगों के लिए, क्योंकि इसी में सारी नदियों को हम लोग विभाजित करेंगे और यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको कवर करेंगे। अगर हम लोग कुछ और चीजों को इसके ऊपर डिस्कस करेंगे जो इस बुक से इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें जो मेन बातें हैं वो आप ये देखिएगा कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती हैं, उसको अगर आप देखिएगा तो वो 12 मासी होती है। 12 मासी का मतलब है कि 12 मास जो है ये पानी से भरी हुई आपको दिखाई देगी। और अगर इसकी हम लोग बात करें तो इसके निकलने की, तो यह ज्यादातर जो है वो ऊंचाई वाले भागों से पिघल करके हिमानी जो निकलती है उससे ये बनती है। और इसकी मुख्य नदियां आपको जो है वो सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र दिखाई देगी। ये पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकली हुई नदी है ये। और अगर हम लोग थोड़ा सा और इसमें आए अगर डीपली रूप में, तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय नदी की अगर आप बात कीजिएगा तो ये मौसमी नदी होती है, और इसका जो पानी होता है वो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मौसम अगर जलवायु में थोड़ा सा चेंजेस होता है, अगर मानसून कम होगा, तो मानसून के कम होने के साथ साथ क्या होगा कि यहाँ की जो नदियां होगी, प्रायद्वीपीय नदियां, उसके पानियों में आपको कमी देखने को मिल जाएगी। बेसिक चीजें हैं। तो हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां में आपको अंतर दिखाई दे दी होगी। और हिमालय की नदी की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई बहुत कम होती है, और हिमालय वाले नदियों की लंबाई बहुत अधिक होती है, क्योंकि जब आप किसी चीज को फोर्स से ऊपर से नीचे छोड़िएगा
तो ये बहुत लंबी दूरी तक जाएगी। लेकिन अगर आप किसी चीज को जमीन से जमीन की तरफ अगर आप इस तरीके से उसको धकेलते हैं तो घर्षण के कारण ये क्या होता है कि बहुत कम दूर तक जाता है। तो हिमालय से निकलने वाली जो नदी होती है बहुत ऊंचाई से बहते हुए आती है, इसमें ज्यादा प्रेशर होती है और बहुत लंबी नदियां होती है ये। लेकिन जो धरातलीय नदी होती है इसकी लंबाई कम होती है। तो बातें क्लियर है यहाँ पे। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलते हुए आपको दिखाई देगी तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ये वाला पोर्शन जो है ये अपना पश्चिमी घाट हो गया और यहीं से आपको निकलते हुए दिखाई देगी और यहाँ पे जाकर के बंगाल की खाड़ी में ये खत्म हो जाती है। अब हम लोग एक एक करके हिमालय के नदियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंपॉर्टेंट है और बेसिक चीजें जो यहाँ से हमें जाननी है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके प्रीलिम्स और मेंस या फिर वन लाइनर क्वेश्चन के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वो तो आपको दिए ही जाते हैं इसमें। अगर देखिए आप तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। और किसी नदी जो नदी होती है और उसकी सहायक नदी जो होती है, जब ये दोनों एक साथ मिलती है तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या, नदी तंत्र बोलते हैं। तो सिंधु की अगर नदी तंत्र की हम लोग बात करेंगे तो इसका जो उद्गम स्थान है सिंधु नदी का वो मानसरोवर झील के पास है, तिब्बत में ये जो है इसका उद्गम स्थान है सिंधु नदी का। और इसके पश्चिम की ओर बढ़ती हुई यह नदी जो है भारत में जम्मू कश्मीर, कुछ इस तरीके से आपको जो है वो सिंधु नदी दिखाई देगी। यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाले एरिया में घुसती है ये और इसके बाद आपको जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जिले में प्रवेश करती है। तो ये चीज आपके क्लियर हो गए। और इसके जो सहायक नदियां हैं ना, और फिर इसमें आकर के जो नदी मिलती है वो आपके जास्कर हो गए, नुब्रा हो गए, श्योक हो गए और हुंजा हो गए। अब इसको आप प्रीलिम्स फैक्टर में जोड़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो आपके क्वेश्चंस एक्चुअली में आएंगे ना वो सहायक नदियों से आ जाएंगे। डायरेक्ट आपसे केवल ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि जास्कर किसकी सहायक नदी है, तो आप डायरेक्ट सिंध का आंसर दे सकते हैं इसमें। और बाकी सिंधु नदी जो है बलूचिस्तान गिलगिट से बहते हुए जो है ना अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। और कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में जाकर के ये मिल जाती है और यहीं पे इसका कहानी जो है वो खत्म हो जाता है। और इसकी पूरी लंबाई अगर देखिएगा तो ये 2900 किलोमीटर लंबी नदी है और विश्व के लंबी नदियों में इसको गिना जाता है। और इसी सिंधु नदी के पानी का जो है 1960 में एक समझौता किया गया हुआ था जिसका केवल 20% पानी हम लोग यूज करते थे। लेकिन एक विडंबना की बात ये थी कि इस 20% पानी को भी हम यूज नहीं कर पाते थे। अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट बनी है एनडीए की, उन्होंने इसके ऊपर डैम बनाना स्टार्ट किया और 20% पानी को जो है वो अपने तरफ लाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें हम लोग बिजली और इसके साथ साथ सिंचाई के लिए उस पानी का यूज करेंगे। तो आज ये कांग्रेस की जो फेवरेबल गवर्नमेंट कुछ हुआ करती थी यहाँ पे, वो आपको अब नहीं देखेगी और एक अच्छे गवर्नमेंट के कारण हम इस 20% पानी का यूज कर पा रहे हैं और इससे हम अपने इंडिया के डेवलपमेंट को कुछ अलग तौर पर लेकर के जाएंगे। अब जरा सा गंगा के बारे में बात करें तो गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमालय से निकलती है। मतलब गंगोत्री हिमालय से गंगा निकलती है, भागीरथी गंगोत्री हिमालय से। ये चीज क्लियर है यहाँ पे। अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे जाकर के मिल जाती है। तो अलकनंदा जो है वो भी क्या होती है कि गंगा नदी की सहायक नदियों में आ जाएगी। तो अलकनंदा जो है वो कहाँ पर आकर के मिलती है, उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर के यहाँ पे मिल जाती है। और हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग से आकर के मैदानी भाग में मिलती है। कुछ इस तरीके का मनोरम दृश्य आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे बातें क्लियर है। बहुत ज्यादा नहीं डिस्कशन करना है इसमें हम लोगों को, क्योंकि बेसिक बातें हैं यहाँ पे। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर के गंगा में मिलती है, जिसमें से जो प्रमुख नदी है वो यमुना, घघरा, गंडक और कोसी नदी है। और ये नदियां जो है वो गंगा की सहायक नदियों में से एक है। और अगर बाएं से दाहिने के किनारे सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर के गंगा पूरब दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती हुई नजर आती है आपको। और ये फरक्का बैराज जो है ये बिहार के लिए काफी डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा कर रहा है, क्योंकि गंगा की जो गादें यहाँ पर आकर के जमा होती है कोसी नदी पे, ये क्या होता है कि यहाँ गंगा नदी में क्या होता है कि गाद की संख्या को ये बढ़ा रहा है। इसके कारण से बिहार के आसपास वाले एरिया में और कोसी नदी के कैचमेंट वाले एरिया में हर एक बार बाढ़ आता है। तो इस कारण से फरक्का बैराज बिहार के लिए काफी डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा कर रहा है। अगर और देखें हम लोग तो यहाँ नदी को दो भागों में बांट दी जाती है, भागीरथी हुगली
और दक्षिण की तरफ बहती हुई या डेल्टा मैदानों में होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। जो मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि गंगा के का जो डेल्टा है, डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक है ना, गंगा का डेल्टा सबसे उत्तरी बिंदु होता है और इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। तो मुख्य धारा जो होता है वो बांग्लादेश में जाकर के प्रवेश कर जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर के मिल जाती है। ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर की गई है, इसमें बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। गंगा की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर की है। ये आपके प्रीलिम्स फैक्टर में आ जाएंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर अगर हम लोग आए तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूरब तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों से काफी नजदीक से मिलती है और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको आप प्री में जोड़ लीजिएगा। और बाकी अगर देखें हम लोग तो यह जो है अंग्रेजी के यू अक्षर के जैसा मोड़ बनाता है। ये नामचा बरवा शिखर के पास यू अक्षर के जैसा मोड़ बनाता है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में आकर के कहाँ प्रवेश करती है, ये तो पर्वतीय भाग से होकर के ये जो है ना वो जो है पर्वतीय भाग से होकर के ये प्रायद्वीपीय प्रदेश में आती है ये। तो यहाँ की बातें क्लियर हो गई। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ये सब बेसिक बातें हैं जो आपको यहाँ पर इस चैप्टर से क्लियर करवा दिए गए हुए हैं। अब अगर हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में मुख्यतः जल विभाजन का निर्माण पश्चिमी घाट के द्वारा होता है और पश्चिमी घाट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर अवस्थित जितने भी नदियां हैं उसमें अगर आप देखिएगा तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ियां, ये सारे नदी आपको दिखाई देंगी जो जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और नर्मदा एवं तापी दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिमी घाट की तरफ बहती है। पश्चिमी घाट की तरफ बहती है मतलब इस तरीके से। तो आपके एग्जाम में ये प्री का फैक्ट जोड़ लीजिएगा कि कौन सी नदियां पश्चिमी घाट की तरफ बहती है। तो नर्मदा एवं तापी नदी जो है वो पश्चिमी घाट की तरफ बहती है और बाकी नदियां जो है पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर, पश्चिमी घाट से होकर के और बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। अब नर्मदा द्रोणी की अगर हम लोग बात करेंगे तो नर्मदा का उद्गम स्थान जो है वो मध्य प्रदेश के अमर कंटक पहाड़ी के निकट है। इसको आप प्री में जोड़ लीजिए, इसको प्री फैक्टर में जोड़ लीजिएगा। और जबलपुर के पास एक अंधाधुंध जलप्रपात का निर्माण होता है, इसका नाम क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप इस तरीके के वर्क करते चलिएगा तो आप इस जो है वो चैप्टर से जुड़े हुए रहिएगा, ये आपको बहुत दूर तक पहुंचाएगा। तापी द्रोणी की अगर हम लोग बात करें तो इसका भी उद्गम स्थल जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा श्रृंखलाओं से होती है और ये द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर के गुजरती है। अगर देखें हम लोग इसके और डीप में तो इसकी जो सहायक नदियां की अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। इसकी सहायक नदियां यहाँ पे है। यहाँ पे पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियों में साबरमती, माही, भरतपुजा तथा पेरियार उन राज्यों से होकर के, मतलब ये जो आपका अगर देखिएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा तापी नदी का स्ट्रक्चर आपको, जो ये पश्चिम घाटी के बीच तटीय मैदान में बहुत अधिक संकीर्ण होती है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम होती है। तो तटीय नदियों के बारे में आपको बताया गया हुआ है, लेकिन पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में ये मुख्य नदी है। और गोदावरी की बात करें हम लोग तो गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिम घाट के टीलों से होकर के गुजरती है। तो मीन्स कि ये भी जो है वो पश्चिमी घाट से होकर के ही गुजरती है, मतलब निकलती है ये, और यह बहकर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो ज्यादातर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिमी घाट की ओर बहती है। अगर इसके सहायक नदियों की हम लोग बात करेंगे तो पूर्णा, वार्धा, पाहिंता, मंजरा, बेनगंगा और पेनगंगा इसके सहायक नदियां हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। महानदी द्रोणी की अगर हम लोग बात करें तो इसका उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ है और इसकी जो अपवाह द्रोणी है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में आपको देखने को मिल जाएगी। कृष्णा द्रोणी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट इसका स्रोत है और इसकी जो सहायक नदियां है वो तुंगभद्र, कोयना, फिर आपके घाट प्रभा, मूसी तथा मीसा, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। और ये जो द्रोणी है ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में फैली हुई है। तो ये क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए इस पे ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। अगर कावेरी द्रोणी की बात करें तो कावेरी घाट जो है वो ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है
और तमिलनाडु और कुडगूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो फिर ये पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां जो है वो आपके बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर रही हैं। तो इसीलिए पश्चिमी घाट काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी है। अब इसमें आपने देखा कि बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन जब इन नदियों से रिलेटेड कोई न्यूज एग्जाम में आएंगे तभी आप इसको कवर कीजिएगा, अदरवाइज आप इसको थ्रोली पढ़िएगा। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये फिर आपको डिस्ट्रैक्शन करेगा बाद में आकर के। अगर हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखें, झील के बारे में अगर हम लोग कुछ जाने, तो पृथ्वी की सतह की गर्त वाले भागों में जब जल बहुत ज्यादा जमा हो जाता है तो उसको हम लोग झील के नाम से जानते हैं। और भारत में अगर सबसे बड़े आकार के समुद्रीय झीलों की बात की जाए तो कैस्पियन, मृत और अरल सागर जो है वो बहुत बड़े झील है। अधिकतर झीलें जो होती हैं वो अस्थायी होती हैं, और इसमें अगर देखें तो कुछ ऋतुओं में पानी, अगर देखें तो कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी जमा होती है, अदरवाइज अगर देखें तो सभी समय में इसमें पानी जमे हुए आपको दिखाई देगी। और कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें अगर हम लोग देखेंगे इस झील के बारे में, तो सबसे जो मीठे पानी का अधिकांश झील जो होता है वो हिमालय वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएंगी। और जो और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो जम्मू कश्मीर का बुलर झील जो है, ये झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी हुई है, मतलब इसमें किसी भी तरीके का कोई अदर एक्टिविटी नहीं हुआ है, भीतर से ही बनाया गया ये झील है। और डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल तथा बड़ा पानी अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी का झील है। तो मीठे पानी का झील कौन सा है? तो डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल और बड़ा पानी। और खारे पानी का झील जो है वो आपको इससे पहले बता दिया गया हुआ था, जो आपका चिल्का झील है। अगर हम लोग यहाँ पर होने वाले अगर और चीज़ों का अगर हम देखें इम्पोर्टेंट्स, अगर यहाँ पे कुछ बातों को अगर देखें तो जल विद्युत परियोजना के लिए भाखड़ा नंगल परियोजना, जिसको गुरु गोविंद सिंह सागर के नाम से भी जाना जाता है, ये किस नदी पे स्थित है? तो ये आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ये नदियाँ बांध बनाने, झील का निर्माण हो जाता है। और गुरु गोविंद सिंह और भाखड़ा नंगल जैसी जो झीलें हैं इसके ऊपर भी हम लोग बिजली बनाने के काम कर रहे हैं। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो एग्जाम में कभी आपसे एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। भाखड़ा नंगल बांध के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, लेकिन और चीजें जो झील जहाँ पे बिजली का उत्पादन होता है, इस तरीके के एग्जाम आज तक कभी, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आज तक कभी नहीं पूछे गए हैं। अगर नदियों की अर्थव्यवस्था पर क्या महत्व होता है, इसको आप लोगों ने पहले ही देखा है कि जो क्षेत्र, तटीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ की जनसंख्या ज्यादा बड़ी होती है, या फिर मैदानी क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज अवेलेबल होते हैं, यह नदी से जुड़ा हुआ पोर्शन होता है। और इस कारण से ये ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के और अर्थव्यवस्था को सुधारने में हर ओर से ये मदद करता है। इसलिए नदियाँ जो है हमारे अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। और आज के समय में अगर देखें हम लोग, तो नदियों में जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, ये हमारे लिए जो है चिंता का विषय है, क्योंकि अगर हम इस पे वर्क नहीं करेंगे तो कुछ समय में इतने टॉक्सिक चीजें जो है वो पानी में बढ़ेंगे कि फिर हम लोग अच्छे तरीके से सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसके भीतर जो पाए जाने वाले जंतु है ये बुरी तरीके से मर जाएंगे, और फिर एक बहुत बड़े आहार श्रृंखला का जो कड़ी होगा वो टूटता चला जाएगा। और ये हमारे, अगर देखें तो आप पूरी तरीके से अगर उसको बोलिएगा कि नेचर के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर मानव के द्वारा किया गया हुआ सबसे आत्मघाती हमला होगा। तो इस कारण से जो है वो नदी के प्रदूषण के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये हम लोग आज का चैप्टर था, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 था, जिसको हम लोगों ने कवर किया, जिसने हम लोग अफवाह के बारे में पूरी जानकारी लिए हैं। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 4 होगा आपके ज्योग्राफी का, क्लास 9th का। तो ये था आज के वीडियो के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का कारण होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।